लंदन के सुंदर जंगल के एक सुनसान इलाके में बसा हुआ एक सुंदर सा बंगला था। जॉनथन उस बंगले के अंदर सोफे में आराम से लेटा हुआ था कि तभी किसी लड़की की हंसी की आवाज से जॉनथन की अचानक आंख खुल गई। डैनियल जल्दी उठो, लगता है इस बंगले के अंदर पैरानॉर्मल एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है। डैनियल तुरंत उठ जाता है। तुमने कैमरे वगैरह ठीक से लगा दिए हैं ना? हाँ डैनियल, मैंने नॉर्मल एक्टिविटी को कैच करने वाले सारे कैमरे लगा दिए हैं। अभी कुछ देर पहले मेरे कानों में किसी लड़की की हंसी की आवाज टकराई। तो फिर देर किस बात की है मूर्ख, जल्दी से बंगले की लाइट ऑफ करो। अंधेरा होने पर ही हम लैपटॉप में साफ साफ देख सकेंगे कि आखिर इस बंगले में क्या चल रहा है, क्या है जिस वजह से इस बंगले को कोई भी खरीदने के लिए तैयार नहीं होता। जॉनथन ने तुरंत बंगले की सारी लाइट्स ऑफ कर दी और वो डैनियल के साथ लैपटॉप की स्क्रीन पर देखने लगा। मगर लैपटॉप की स्क्रीन पर जो दिखाई दिया उसे देखकर जॉनथन के गले से डर से चीख निकल गई। इस बंगले में जो कोई भी है हमारे पीछे ही खड़ा है। जॉनथन, तुम सही कह रहे हो, हमें यहाँ से जान बचाकर भागना होगा। तभी तेज हवा के साथ बंगले के सारे दरवाजे बंद हो गए। लगता है हम इस घर से बाहर नहीं जा पाएंगे। जो भी हो, हमें भागना तो पड़ेगा ही। कुछ ही देर में उन दोनों की चीखें बंगले की दीवारों से निकलकर जंगल के सन्नाटे को चीर गई। इस घटना के कुछ महीनों बाद चार्ल्स अपने कॉलेज के ऑफिस में बैठा हुआ था कि तभी उसका दोस्त प्रोफेसर डेविड उसके पास आकर कहता है, क्या हुआ चार्ल्स, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? तुम तो जानते हो कि मैं अपनी फैमिली के साथ दूसरे बंगले में शिफ्ट हो रहा हूँ। बस मेरी बेटी मारिया अपना पुराना घर छोड़ने की वजह से काफी उदास है। उसका उदास होना भी जायज है। उसने अपनी जिंदगी के 20 वर्ष अपने पुराने घर में जो बिताए हैं। अच्छा, वैसे तुम शिफ्ट कहाँ हो रहे हो? लंदन के मेरियाना जंगल में एक बंगला बना हुआ है। उस बंगले से ये कॉलेज काफी पास में है और वो मुझे बहुत सस्ते में मिल गया। मैं बस वहीं शिफ्ट हो रहा हूँ। ये सुनकर चार्ल्स का दोस्त बुरी तरह से चौंक पड़ा। चार्ल्स, हम और तुम पिछले 20 वर्षों से इस कॉलेज में एक साथ पढ़ा रहे हैं। मैं तुम्हारा तब से दोस्त हूँ। इस नाते मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ, तुम उस बंगले में शिफ्ट मत होना। उसकी जगह तुम कोई दूसरा बंगला खरीद लो। ये तुम क्या कह रहे हो डेविड? उस बंगले के बारे में तरह तरह की बातें मशहूर हैं। वो बंगला पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से भरा हुआ है और तुम्हारी पत्नी एना बहुत ही ज्यादा इमोशनल लेडी है। चार्ल्स, इस तरह की स्त्रियां पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की चपेट में बहुत जल्दी आ जाती हैं। प्रोफेसर डेविड की बात सुनकर चार्ल्स मुस्कुराकर वहाँ से चला गया। सच तो ये था कि वो इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। अगले दिन चार्ल्स अपनी फैमिली को लेकर उस बंगले में शिफ्ट हो गया। बंगले को अंदर से देखकर चार्ल्स की बेटी मारिया बहुत खुश होती है। ये बंगला तो अंदर से बहुत ही ब्यूटीफुल बना है डैडी। मैं तो बेवजह पुराना घर छोड़ने की वजह से उदास थी। मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें ये बंगला काफी पसंद आया। इतना बोलकर एना चार्ल्स की ओर देखकर कहती है, मैंने इस बंगले के बारे में तरह तरह की बातें सुन रखी हैं। सुना है कि इस बंगले में अजीबोगरीब तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती रहती हैं। अगर इस बंगले में इस तरह की एक्टिविटीज होती हैं, तो फिर तो ये तुम्हारे लिए अच्छा है। तुम अपनी मॉम को काफी सालों से मिस करती हो। इसी बहाने तुम्हारी मॉम से भी मुलाकात हो जाएगी। इतना कहकर चार्ल्स जोर जोर से हंसने लगा। मारिया ने बंगले में अपने लिए एक सुंदर सा कमरा चूज कर लिया। आधी रात का समय हो चुका था कि अचानक एना और चार्ल्स के कानों में मारिया की दर्दनाक चीख टकराई। वो दोनों उठकर बैठ गए। ये तो मारिया के चिल्लाने की आवाज थी। तुम सही कह रही हो, हम दोनों को तुरंत उसके रूम में देखना चाहिए। वो दोनों दौड़ते हुए मारिया के रूम में पहुंच गए। मारिया अजीब अंदाज में बिस्तर पर बैठी हुई छत को घूर रही थी। क्या हुआ मारिया, तुम चीखी क्यों? अचानक मारिया मुस्कुराती हुई किसी रोबोट की तरह अपने पिता चार्ल्स की ओर देखकर कहती है, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी डैडी। ये देखकर एना और चार्ल्स को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वो दोनों अपने रूम में जाकर दोबारा सो गए।
अगली सुबह एना चार्ल्स से कहती है, चार्ल्स, कल तुमने मारिया का चेहरा देखा था? हाँ, देखा था। हम दोनों ने उसकी चीख अपने कानों से सुनी थी, मगर रूम में मारिया छत को घूर रही थी और तुम्हारे पुकारने पर अजीब से अंदाज में मुस्कुरा रही थी। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि वो किसी भी एंगल से हमारी मारिया नहीं लग रही थी। ये सुनकर चार्ल्स जोर जोर से हंसने लगा। तभी मारिया हाथ में एक पुराना कैमरा पकड़ी हुई वहाँ आकर चार्ल्स से कहती है, ये देखो डैडी, ये मुझे इस बंगले के बेसमेंट में मिला। ये बहुत ही अलग तरह का कैमरा लग रहा है। मारिया, मैंने इस तरह के कैमरे अपने दोस्त प्रोफेसर डेविड के पास देखे हैं। ये कोई आम कैमरा नहीं है। ये कैमरा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करने के लिए ही तैयार किया गया है। मारिया चार्ल्स के हाथों में कैमरा देकर अपने रूम में चली गई। चार्ल्स अपनी पत्नी एना के साथ बाहर गार्डन में चला आया कि तभी उसे दूर से आई हुई मारिया दिखाई पड़ी। मारिया, तुम तो अभी अंदर थी ना? इतनी जल्दी बाहर कैसे आ गई? ये कैसी बातें कर रहे हैं डैडी? आप जानते हैं कि मैं सुबह सुबह जॉगिंग करने जाती हूँ। मैं तो काफी देर से बाहर थी। प्लीज मारिया, मुझे डराओ मत। अभी कुछ सेकंड पहले ये कैमरा तुम अपने डैडी को देकर गई थी। लगता है आप दोनों का दिमाग खराब हो गया है। इतना बोलकर मारिया बंगले के अंदर चली गई। मुझे अब बहुत डर लग रहा है चार्ल्स। अब तो मुझे भी विश्वास होने लगा है कि जो मैं देख रहा हूँ वो मेरा वहम नहीं। तुम चिंता मत करो है ना। आज शाम को मैं अपने दोस्त प्रोफेसर डेविड को यहाँ पर लाऊंगा। डेविड पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को हैंडल करने में एक्सपर्ट है। चार्ल्स उसी समय कॉलेज चला गया और सारी घटना अपने दोस्त प्रोफेसर डेविड को बताता है। मैं अभी कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ। मैंने तुमसे कहा था चार्ल्स कि तुम उस घर को मत खरीदो। तुम अभी भी नहीं समझे कि उस घर में अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं। ऐसी घटनाएं जो इंसान की समझ से परे है। तुम शायद नहीं जानते कि कुछ दिनों पहले पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के एक्सपर्ट उस बंगले में गए थे, जिनकी लाशें बहुत बुरी अवस्था में बंगले के अंदर मिली थीं। चार्ल्स, उस बंगले में रहने वालों की लाशें अक्सर उस बंगले में मिलती हैं और पुलिस उनकी मौत को रहस्यमयी मौत बताते हुए उनकी फाइल बंद कर देती है और कोई जांच नहीं होती, क्योंकि वो भी जानते हैं कि ये सब वहां पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की वजह से होता है। मैं चाहता हूँ डेविड कि आज रात तुम मेरे बंगले पर मेरी फैमिली के साथ रहो। तुम अपने भूत को पकड़ने वाले कैमरे बंगले में लगा दो और खास तौर से मेरी बेटी के रूम में। लेकिन चार्ल्स, बुरी आत्माएं कैमरे के जरिए हमारी दुनिया में आने की कोशिश करती हैं और डीमन भी। ये ठीक नहीं होगा। मगर चार्ल्स जिद पर अड़ गया। प्रोफेसर डेविड उस रात कुछ कैमरे लेकर चार्ल्स के घर पर आ गए और उन्होंने बंगले के सभी कमरों में कैमरे फिट कर दिए और वो चुपचाप चार्ल्स के रूम में आ गए और लैपटॉप को ऑन कर दिया। जैसे ही उन्होंने लैपटॉप ऑन किया तो लैपटॉप की स्क्रीन को देखकर चार्ल्स और एना की आंखें दहशत से फटी की फटी रह गई। ये कैसे हो सकता है? मारिया के रूम में एक मारिया नहीं बल्कि दो मारिया है। चार्ल्स फटी आंखों से लैपटॉप की स्क्रीन पर देखते हुए कहता है, और दोनों मारिया एक दूसरे से बात कर रही हैं। तभी लैपटॉप में दोनों मारिया अजीब से अंदाज में स्क्रीन के सामने घूरने लगती हैं। अचानक उनमें से एक मारिया का चेहरा पूरी तरह से काला पड़ जाता है और उसकी आंखों का रंग बिल्कुल चांदी जैसा सफेद हो जाता है। वो स्क्रीन को घूरती हुई एना की ओर देखकर कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम दोनों प्रोफेसर के साथ खड़े हो? अचानक एक धमाके के साथ लैपटॉप में ब्लास्ट हो गया और प्रोफेसर वहां से गायब हो गए। ये देखकर चार्ल्स और एना बुरी तरह से चीखने लगे। ये क्या हो रहा है? हमें अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना चाहिए। लेकिन मैं मारिया को लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। इतना कहकर एना सीधे मारिया के कमरे की ओर दौड़ने लगी। चार्ल्स भी एना के पीछे दौड़ता हुआ मारिया के कमरे में जैसे ही पहुंचा तो वहाँ पर कोई नहीं था। मारिया, कहाँ हो तुम? मारिया, जवाब दो, तुम कहाँ हो? तभी उन दोनों के कानों में मारिया की आवाज टकराई। मैं यहाँ हूँ पापा। उन दोनों की नजर जैसे ही बेड पर पड़ी तो उन दोनों की आंखें डर से फटी की फटी रह गई। मारिया बड़ी ही भयानक शक्ल में उन दोनों को देख रही थी। अचानक वो दोनों चीखते हुए
उस कमरे से जैसे ही बाहर आए, अचानक तेज हवा के साथ बंगले के सारे दरवाजे बंद हो गए। ऐसा लगता है हम फंस चुके हैं चार्ल्स। हम बचने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। तभी चार्ल्स की नजर खिड़की पर पड़ी। चार्ल्स खिड़की की ओर जैसे ही पहुंचा, अचानक से दो भयानक शक्ल वाले इंसान खिड़की के सामने खड़े हो गए। वो दोनों उनसे बचने के लिए जैसे ही पीछे की ओर भागे तो पीछे मारिया खड़ी थी और वो उन्हें भयानक अंदाज में देखकर मुस्कुरा रही थी। कुछ ही पलों में एना और चार्ल्स की भयानक चीखें खिड़की से टकराकर सन्नाटे को चीर गई। अगली सुबह तीनों की लाश बंगले के अंदर मिली। प्रोफेसर डेविड पुलिस की ओर देखकर कहते हैं, मैंने अपने दोस्त को मना किया था कि इस बंगले को ना खरीदे, मगर वो मेरी बात नहीं माना। आज रात मैं इस बंगले पर रुकने वाला था, मगर यहाँ पहुँचने से पहले ही मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। मैंने अपने दोस्त को कई बार फोन लगाया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। पुलिस ने उन तीनों की मौत को रहस्यमयी मौत बताते हुए हमेशा की तरह फाइल बंद कर दी। लक्ष्य डरावनी कहानियों की शैली में काफी नामचीन लेखक था। काफी समय से उसे अपनी कहानियों में लिखने के लिए नई प्रेरणा नहीं मिल रही थी। लक्ष्य अपने एडिटर मनीष से इस समस्या का हल पूछता है। यार मनीष, कुछ भी नया नहीं आ रहा है दिमाग में कहानियों के लिए। ऐसा लगता है जैसे कोई नई इंस्पिरेशन चाहिए मुझे। कहीं किसी भूतिया जगह पर जाने की सोच रहा हूँ। तो किस जगह चलने का सोचा है? आप कहें तो मैं एक सुझाव दूं? कैसा सुझाव? आपने कालवन जंगल के बारे में सुना है? आए दिन अफवाहें उस जंगल के इर्द गिर्द घूमती रहती है। कोई ना कोई वहाँ गायब हो जाता है और उसका नामो निशान भी नहीं मिलता। हॉन्टेड जोन कहते हैं उस जंगल को। मुझे तो डर लग रहा है, हमें सच में कुछ हो गया तो। अरे ये तो सिर्फ अफवाहें हैं, तुम चिंता मत करो निर्मल। मैं अपने असिस्टेंट राइटर का ध्यान तो रख ही सकता हूँ ना, और इससे तुम भी कुछ ना कुछ सीखोगे ही। तो तय रहा, हम सब कल कालवन जंगल के लिए निकलेंगे। रात हो गई थी। कितना सन्नाटा है यहाँ, हवा की भी आवाजें सुनाई पड़ रही हैं। अच्छा किया हमने यहाँ आकर, बस डर थोड़ा और बढ़ जाता तो पूरी कहानी लिख देता मैं। हाँ राइटर साहब, अब सो भी जाते हैं कुछ देर। तुम लोग सो जाओ, मैं थोड़ी देर और इस सन्नाटे को सुनना चाहता हूँ। रात और घनी होती जाती है। सब सो जाते हैं और लक्ष्य डर से प्रेरणा लेकर अपनी किताब में कुछ लिखने लगता है। तभी अचानक मानो आंधी से पेड़ हिलने लगे हो ऐसी आवाज आने लगती है। मनीष, उठो मनीष, मनीष! ये क्या हो रहा है? कैसी आवाज है ये? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये आवाजें अचानक कैसे बंद हो गई? शायद हमें बाहर चलकर देखना चाहिए। बेवकूफी भरी बातें मत करो यार, हम सुबह होने के बाद ही बाहर निकलेंगे। कोई एक पल की नींद भी नहीं ले पाता और देखते ही देखते सूरज की पहली किरण फूटती है। सब साहस कर टेंट से बाहर आते हैं और देखते हैं जो पेड़ टेंट के पीछे था वो टेंट के सामने आ चुका है। ये देखकर लक्ष्य के चेहरे पर एक मुस्कान छा गई। ये क्या हो रहा है? ये पेड़ ने अपनी जगह खुद से कैसे बदल ली? तुम इस तरह मुस्कुरा क्यों रहे हो लक्ष्य? मैं यहाँ इसी इंस्पिरेशन की तलाश में तो आया था। ये डर, ये भ्रम, असली और नकली के बीच की रेखा जहाँ धुंधली हो जाए, इसी जगह की तलाश में तो हम आए थे यहाँ। मैं कुछ लिखने जा रहा हूँ, तुम लोग कुछ देर मुझे परेशान मत करना, ठीक है? ये कैसी साइको वाली बातें कर रहे हो तुम? हम लोग यहाँ डरे हुए हैं और तुम हो कि छी, तुमसे कुछ कहने का तो मतलब ही नहीं है। हम यहाँ से निकल रहे हैं, आज के आज और अभी के अभी। नहीं,
हम आज भी यहीं पर रुकेंगे। मेरी कहानियों के लिए ऐसी प्रेरणा फिर पता नहीं कब मिलेगी मुझे। मैं नहीं रुकूंगा यहाँ। तुम लोगों को इस पागल राइटर के साथ रुकना है तो रुको। उम्र मुझसे ज्यादा है तुम्हारी निर्मल, और मेरे असिस्टेंट हो। अगर जिंदगी में नाम कमाना है ना तो यहाँ रुको। और मनीष, तुम भी जानते हो कि अगर अगली कहानी सही समय पे नहीं कही ना तो तुम्हारा क्या होगा। इसीलिए बिना सवाल किए एक रात यहीं रुको मेरे साथ। जैसा तुम कहो, पर बस एक दिन। इसके बाद तुम मुझे जॉब से भले निकाल ही क्यों ना दो, मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। लक्ष्य अपनी किताब निकालकर लाल स्याही से बड़ी ही तेजी से लिखने लगता है। मनीष, निर्मल और वंशिका अब भी इस घटना को समझ नहीं पा रहे थे, और लक्ष्य का अजीब बर्ताव देखकर उनका डर और बढ़ गया। देखते ही देखते काली रात फिर से आ गई। मुझे यहाँ डर लग रहा है, फिर रात होने को है। अगर हमें कुछ हो गया तो। बस किसी तरह आज की रात निकल जाए। तुम रो मत वंशिका, हम है ना तुम्हारे साथ। बस इसी टेंट में बैठे रहना है हमें। ये जंगल तो बड़ा ही रहस्यमय और डरावना है। ना हवा चलती है, ना ही एक भी जानवर दिखाई पड़ रहा है। कल रात भर बाहर नहीं निकला, फिर भी इतना डर कि पूछो मत। अगर मैं बाहर जाकर आऊं फिर तो डर की सीमा ही नहीं होगी। फिर तुम उसी तरह की बातें कर रहे हो लक्ष्य। हमें नहीं जाना कहीं, हम यहीं रहेंगे। तो रहो ना यहीं। वैसे भी मुझे अकेले ही जाना है। इस अद्भुत एहसास को फिर से जीने और अपने पन्नों पर उतारने का मौका है। और जहां तक रही बात उस पेड़ की जगह बदलने की, तो वो बस हमारा भ्रम है। मनीष, प्लीज रोको इसे। लक्ष्य कुछ दूर जंगल में निकल पड़ता है। उसके चेहरे पर डर जरूर है, पर एक मुस्कान भी है, जैसे उसे कुछ रोचक मिल गया हो उसकी कहानी के लिए। यहाँ तो कोई भी नहीं है। 1 घंटा हो गया चलते हुए अब, पर यहाँ की हवा में कुछ तो है जो मानो हड्डियों को भी कपा दे। कौन है वहां? कौन है? कोई भी नहीं है, बस ये आवाजें हैं। लक्ष्य ने राहत की सांस ली ही थी कि तभी मनीष के चिल्लाने की आवाज आती है। लक्ष्य टेंट की तरफ दौड़ते हुए जाता है। लक्ष्य वहां का खौफनाक दृश्य देखकर स्तब्ध खड़ा रह जाता है। अपने सामने मनीष को इस हालत में मरता देख लक्ष्य वहां से डर कर भागता है, और एक जगह जहां कोई पेड़ नहीं दिख रहे थे वहां पर आकर थम जाता है और अपनी सांसों को संभालता है। वो क्या था? आखिर वो क्या था? मैंने ऐसा भयानक राक्षस कभी नहीं देखा। और वंशिका, निर्मल, वो दोनों कहीं दिखे क्यों नहीं? लक्ष्य अपने आंसू पोंछता है और फिर उसके चेहरे पर वही मैली मुस्कान आ जाती है, और वो अपनी किताब खोलकर लाल स्याही से तेजी में लिखने लगता है। मनीष, तुम्हारा जीवन बिना कीमत के नहीं था। तुम्हारी मौत ने मुझे एक नई प्रेरणा दी है। इस कहानी को तुम्हारी आहुति मिली है, इसके लिए मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। लक्ष्य अपनी कहानी में खोया था कि तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें और आहुतियां दूंगा, बहुत सारी। मेरे 2 दोस्त और हैं। तुम उन्हें मार सकते हो, और मुझे मेरी कहानियों के लिए एक नया पात्र भी मिल जाएगा। इतना ही नहीं, मेरी किताब पढ़ के कई लोग इस वन में आएंगे और उससे तुम्हें और भी आहुतियां मिलेंगी। ये सही रहेगा। पेड़ को अपनी ओर बढ़ता हुआ देख
अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो जैसे ही अपनी आंखें खोलता है, वो पेड़ वहां से जा चुका होता है। निर्मल और वंशिका किसी तरह उस टेंट से बचकर भाग चुके थे और वो लोग अपनी सांसों को थामने एक जगह आकर खड़े हुए। मनीष की वजह से ही हमें अपनी जान बचाने का मौका मिला है वंशिका। अपनी सांसों को संभालो और फिर यहाँ से हम भागना शुरू करते हैं। मनीष ने जो मौका दिया है, हम उसे ऐसे खाली नहीं जाने दे सकते। पता नहीं ये सब कैसे हुआ। ऐसा भयानक राक्षस, अगर मुझे पता होता तो मैं यहाँ आने का सुझाव कभी नहीं देती। और लक्ष्य कैसा होगा इस जंगल में अकेले? पता नहीं, उसे इतना समझाया पर अपनी किताब लिखने के लिए उसने हम सबको इस खतरे में डाल दिया। तभी उन्हें अचानक झाड़ियों के हिलने की आवाज आती है। कौन है? कौन है वहाँ? अरे मैं हूँ। लक्ष्य, तुम जिंदा हो? लाख लाख शुक्र है भगवान का। पर तुमने हमें ढूंढा कैसे? मैंने टूटे हुए टेंट को देखा और कुछ देर तुम सबको ढूंढने लगा। फिर मुझे यहाँ खड़े दिखे तो तुम्हारे पीछे यहाँ आ गया। मनीष कहाँ है? मनीष नहीं रहा, उसे उस राक्षस ने मार दिया। उसने हमें भागने का मौका देने के लिए अपनी जान गंवा दी। क्या? ये कैसे हो सकता है? मनीष मेरा दोस्त। तब तो हमें इस जंगल में एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। यहाँ से फौरन भागा जाए। आओ मेरे पीछे। पर ये रास्ता तो जंगल का है ना, तो तुम हमें इस तरफ क्यों ले जा रहे हो? चुपचाप मेरे पीछे आओ, बातें मत करो। अपने पास समय कम है। ये रास्ता शॉर्टकट है, मेरे पीछे आओ। निर्मल और वंशिका लक्ष्य के पीछे पीछे चलने लगते हैं। लक्ष्य उन्हें उसी जगह पर ले जाता है जहाँ कोई पेड़ नहीं थे। निर्मल और वंशिका को कुछ राहत मिलती है। तभी लक्ष्य रुक जाता है। लक्ष्य, तुम रुक क्यों गए? क्या हम पहुंचने वाले हैं? आखिरकार अब इस जंगल से छुटकारा कब मिलेगा? तुम चुप क्यों हो लक्ष्य? कुछ कहते क्यों नहीं? पहुंच गए हैं। हाँ, पहुंच गए। तुम्हारी कहानी के अंत पर लक्ष्य अपने चेहरे पर घिनौनी मुस्कान लिए उन दोनों को निगल जाने वाली नजरों से देखता है और वंशिका और निर्मल उन्हें दिए गए धोखे को समझकर लक्ष्य की ओर दुख भरी नजरों से देखते हैं। वंशिका के आंखों से आंसू की एक बूंद छलकती है और वो लक्ष्य के हाथ की ओर देखकर मुस्कुराती है। लक्ष्य इस बात को समझ नहीं पाता और अपनी रोद से भरी आंखें लिए अपनी किताब खोलता है और लाल स्याही से लिखना शुरू करता है। मेरी कहानी का शीर्षक अंत्येष्टि यानी अंतिम यात्रा। तुम हंस क्यों रहे हो? लक्ष्य अपने बाएं हाथ की ओर देखता है। ये क्या हो रहा है? मेरे हाथ ये क्या हो रहा है मुझे? ये रहा तुम्हारा नया लेखक। ये श्राप है जो हम सब भोग रहे हैं। हम निशाचर पेड़ जो तुम जैसों की पीड़ा पर आनंद लेते हैं, उनमें भी तुम सबसे बड़े राक्षस निकले। हम सब श्रापित लोग हैं, तुम्हारी ही तरह। और अब तुम भी भोगो ये श्राप इस जंगल में, अंत से अनंत तक। मनीष बचाओ मुझे। लक्ष्य, जिसने अपने सभी दोस्तों की आहुति दी थी, एक लेख की प्रेरणा के लिए अब उसकी पुकार और घिनौनी मुस्कान धीरे धीरे उस जंगल के सन्नाटे में विलुप्त हो गई।
और वृक्ष वन में फिर से एक सन्नाटा छा गया।